नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर रहीम खान, डीसी शिल्पा शर्मा और अन्य ने बीदर उत्तर के गांव मालेगांव का किया दौरा, किसानों और स्थानीय लोगों से की मुलाकात। कर्नाटक के मांड्या में हुई झड़प पर मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सख्त, कहा कल की घटना नहीं होनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री के खिलाफ अभियोजन की अनुमति देना संविधान का अपमान है, वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी का तर्क। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया याचिका पर सुनवाई। कर्नाटक के उडुपी जिले के मानव श्रृंखला कार्यक्रम में 1 लाख लोगों के भाग लेने की उम्मीद, बोली जिला कलेक्टर विद्या कुमारी। 23 सितंबर 2024 तक बढ़ाई गई हज यात्रा के लिए आवेदन करने की तारीख। हज कमेटी के वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से भेज सकते हैं आवेदन। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का निधन, सांस लेने में दिक्कत के बाद एम्स में हुए थे एडमिट। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान ने आज गुरुवार की सुबह को बीदर उत्तर के गांव मालेगांव का दौरा किया। इस अवसर पर उनके साथ डीसी शिल्पा शर्मा और जिला पंचायत सीईओ दिलीप बडोले, सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस, 5 गारंटी जिला अध्यक्ष अमृतराव चिंकोड़े उपस्थित रहे। इस अवसर पर मिनिस्टर रहीम खान और इन सभी लोगों ने मालेगांव का दौरा करके किसानों की समस्याएं सुनी, परेशान किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। इस दौरे के दौरान मालेगांव के एक व्यक्ति को जो सांप के डसने से परेशान है, उसे वित्तीय सहायता का चेक सौंपा। इस दौरे के अवसर पर मालेगांव पंचायत कार्यालय में मिनिस्टर रहीम खान और अन्य लोगों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मिनिस्टर रहीम खान ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। कर्नाटक के मांड्या जिले में गणेश विसर्जन के दौरान जुलूस पर पथराव के बाद हालात बिगड़ गए। 2 गुटों के बीच झड़प के बाद वाहनों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटना हुई। अतिरिक्त पुलिस फोर्स को तैनात कर हालात पर काबू पाया गया। हालांकि इलाके में तनाव बरकरार है। अब मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने यह साफ किया है कि जो नागमंगला में हुआ है वो उपद्रवियों का काम है। सरकार ने इसे पूरी तरह से गंभीरता से लिया है। अभी तक 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं गृह मंत्री जी परमेश्वर ने भी इस मुद्दे पर सख्त टिप्पणी की। सीएम सिद्धरामैया ने कहा, यह स्पष्ट है कि गणेश विसर्जन के समय मंड्या जिले के नागमंगला में जो पथराव हुआ है वह उपद्रवियों का काम है, जिससे समाज की शांति को खतरा है। सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। इसी सिलसिले में 50 से अधिक लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और हमारी पहली प्राथमिकता समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। पिछले 1.5 साल में बिना किसी दंगे या हिंसा के देश सभी जातियों के लिए शांति के बगीचे की तरह था। उन लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा जो जाति या धर्म की परवाह किए बिना धार्मिक आधार पर विभाजन की कोशिश कर रहे हैं। मैं जनता से अनुरोध करता हूं कि वे किसी के बहकावे में न आए, शांति और संयम बनाए रखते हुए हमारे साथ सहयोग करें। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने गुरुवार को कहा कि मांड्या जिले के नागमंगला शहर में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान 2 समूहों के बीच हुई झड़प को सांप्रदायिक हिंसा नहीं कहा जा सकता। दरअसल यह घटना पल भर में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सिद्धरामैया की ओर से दलील दी है कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा घोटाले में मुख्यमंत्री की अप्रत्यक्ष भूमिका और उन्होंने किन फाइलों पर हस्ताक्षर किए थे, यह स्पष्ट किए बिना अभियोजन की जल्दबाजी में अनुमति देना संविधान का उल्लंघन है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में अपने परिवार के सदस्यों के लिए अवैध रूप से जमीन हासिल करने के आरोप के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की पीठ में हुई। इस मौके पर सिंघवी ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की ओर से दलील देते हुए कहा, ऐसा कहा जा रहा है कि राज्यपाल ने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। इसका इस्तेमाल कैसे किया गया, इसका जिक्र उनके आदेश में किया जाना चाहिए था। अन्य राजनेताओं को अनुमति नहीं है। हालांकि इस संबंध में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देते समय कोई भेदभाव नहीं किया। उडुपी जिला कलेक्टर विद्या कुमारी ने कहा है कि उडुपी जिले में मानव श्रृंखला में 1 लाख से अधिक लोगों के भाग लेने की उम्मीद है, जिसे राज्य सरकार 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य भर में आयोजित करने का इरादा रखती है। विद्या कुमारी ने कहा कि उन्होंने मणिपाल जिला कलेक्टर कार्यालय में इस बारे में जानकारी दी है। उत्तर में शिरूर टोलगेट से लेकर दक्षिण में हेजमाड़ी टोलगेट तक राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर लगभग 107 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाने का इरादा है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों को लोगों तक पहुंचाना मकसद है। जिला कलेक्टर ने कहा है कि ग्राम स्तर के अधिकारी, कर्मचारी, विभिन्न संगठनों के नेता, सदस्य, जिले के स्कूल कॉलेजों के शिक्षक, गैर शिक्षक कर्मचारी, छात्र, सहकारी समितियों के पदाधिकारी, स्वयं सहायता समितियां, सदस्य, रोटरी लाइन्स,
रेड क्रॉस संगठनों के अधिकारी एवं सदस्य, विभिन्न स्तरों के प्रतिनिधि एवं इच्छुक गणमान्य नागरिक एवं आमजन भाग लेंगे। संगारेड्डी जिला जहीराबाद का महबूबनगर सांसद और वक्फ बोर्ड जेपीसी सदस्य डीके अरुण ने दौरा किया। जहीराबाद में वक्फ भूमि प्रभावित किसानों से अपने सामने मुलाकात कार्यक्रम किया। सांसद में 31 सदस्यों को लेकर जेपीसी कमेटी बनाई गई है। यह समिति पूरे भारत का दौरा करेगी और जहां भी वक्फ भूमि का मुद्दा हो वह हल करेगी। यह कमेटी तेलंगाना में भी दौरा करेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 80,000 एकड़ से ज्यादा वक्फ जमीन है। वक्फ संशोधन बिल किसी के खिलाफ नहीं है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि एनडीए सरकार बिल मुस्लिमों के खिलाफ निकाली है। जहीराबाद में 13,000 एकड़ से ज्यादा जमीन वक्फ की है। इस अवसर पर गांव के किसानों ने अपनी समस्या बताई। सांसद और जेपीसी सदस्य डीके अरुण ने जहीराबाद की समस्याएं जेपीसी कमेटी के सामने रखने का आश्वासन दिया। जहीराबाद से मोहम्मद नेमुतुल्ला की रिपोर्ट। చాలా సంవత్సరాల క్రితం చేపట్టడం జరిగింది. తర్వాత దానిలో కూడా సవరణలు జరిగినాయి. అయితే మన స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు ఎన్నో చట్టాలు మనం చేసుకొని ఉంటాం. సమయం అవసరాన్ని బట్టి చట్ట సవరణలు చేసినటువంటి చరిత్ర ఉన్నది. ఈ చట్ట సవరణలన్నీ కూడా మారుతున్నటువంటి ప్రజల ఉపయోగాలు కానీ అవసరాలు కానీ దాన్ని బట్టి మన ప్రతినిధులు ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలకు చేస్తున్నటువంటి విన్నపాల మేరకు పార్లమెంట్లో చట్ట సవరణ జరుగుతుందని మీకు అందరూ కూడా रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। कील, मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहां पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में तांडू फ्लाईओवर ब्रिज पर प्राइवेट बस जो पीरमाल कंपनी की है, जो वर्कर को कंपनी लाती है और ले जाती है। यह बस शिव मंदिर से नेशनल हाईवे आ रही थी। इस बस का स्टीयरिंग रॉड टूटने के कारण बस बेकाबू हो गई और ब्रिज पर पलट गई। इस घटना में किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ। इस बस का ड्राइवर भी सुरक्षित है। जहीराबाद से मोहम्मद नेमुतुल्ला की रिपोर्ट। हज 2025 के लिए सेंट्रल हज कमेटी ने हज आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 23 सितंबर 2024 कर दिया है। हज यात्रा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 13 अगस्त से शुरू हुई थी और अंतिम तिथि 9 सितंबर तक तय की गई है। अब हज 2025 के चाहतमंद 23 सितंबर तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। हज 2025 के लिए घोषित की गई पॉलिसी में हज नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। इसके अनुसार हज कमेटी को मिलने वाले कोटे में कटौती की गई है। साथ ही प्राइवेट कोटे को बढ़ा दिया गया है। हज यात्रियों को उम्र सीमा में बांधने को और पति पत्नी को एक साथ ठहरने पर पाबंदी जैसे हालात भी नई पॉलिसी से बने हुए हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार में डायरेक्टर और हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ डॉक्टर लियाकत अली
आफाक IS ने कहा है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के तहत हज पर जाने वाले इच्छुक लोग अब 23 सितंबर 2024 तक हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या मोबाइल पर हज सुविधा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित DM कार्यालय के बाहर नीमा मुरादाबाद आयुष चिकित्सकों ने सैकड़ों के तादाद में एकत्र होकर जोरदार प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद को सौंपा। प्रदर्शन करते हुए महासचिव डॉक्टर नाजिम खान ने आरोप लगाते हुए बताया कि आयुष चिकित्सकों का स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बीते दिनों अवैध क्लिनिक और अस्पतालों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे। उसी की आड़ में स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी नरेंद्र सिंह द्वारा एक आयुष चिकित्सक का क्लिनिक भी कार्यवाही करते हुए सील कर दिया गया, जबकि वह क्लिनिक आयुष विभाग में पंजीकृत है। इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष चिकित्सकों का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसको रोकने की मांग को लेकर एक ज्ञापन प्रदर्शन के दौरान DM मुरादाबाद को सौंपा गया। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। ज्ञापन हम लोगों ने DM साहब को दिया है, वो CMO ऑफिस की तरफ से उत्पीड़न को लेकर के रिलेटेड है। एक बहुत ही शासन आदेश है फरवरी में आया हुआ कि आयुर्वेद यूनानी डॉक्टर्स की चेकिंग या उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार जो है वो डिस्ट्रिक्ट के आयुर्वेद यूनानी ऑफिसर को है। वायोलेट कर रहे हैं डॉक्टर नरेंद्र चौधरी इस चीज़ को, वायोलेशन बराबर बना हुआ है उनका, और लोगों के खिलाफ जो है हमारे वो कार्रवाई कर रहे हैं। कल ही उन्होंने संभल रोड पर हमारे एक मेंबर है डॉक्टर मोअज्जम अली, उनके क्लिनिक को सील किया है। ये पूरी तरह से अवैध काम है, ये पूरी तरह से अगेंस्ट द लॉज है और शासन आदेश का पूरी तरह से जो गवर्नमेंट ऑर्डर है उसका वायोलेशन है। हम लोग इसको स्ट्रांगली रिटेलिएट करने के लिए यहाँ पर आए हैं और DM साहब से हम लोगों की दरख्वास्त है कि डॉक्टर नरेंद्र चौधरी के इस तरह के, वो पहले भी उनके खिलाफ काफ़ी सारे भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं और मेरे ख्याल से मुरादाबाद के इतिहास के सबसे बदनाम CMO है। उनके खिलाफ जो है CMO सर को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और किसी भी आयुष चिकित्सक के क्लिनिक पे जाने से उनको रोकना चाहिए। अगर उनका ये रवैया जारी रहा और हम लोगों का उत्पीड़न जारी रहा तो हम लोग अनलिमिटेड पीरियड के लिए हड़ताल पर भी जाएंगे और इसके अलावा आंदोलन भी तेज करेंगे। भ्रष्टाचार को कहा आपने, क्या बोल रहे हैं भ्रष्टाचार? नहीं, हम लोग इस संबंध में लिखित में दे चुके हैं कई जगह से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम सारे संगठन शहर के, ये नहीं कि वो चिकित्सा व्यवसाय से संबंधित संगठन हो, दूसरे संगठन भी उनके आरोप लगा चुके हैं। CMO कार्यालय पर धरना प्रदर्शन भी हो चुका है। खुद एक बार हमारे ही नीमा सदस्यों ने उनके विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और लेकिन उनके ऊपर लगाम नहीं लगाई जा रही है और खुली छूट दी गई है और वो आयुष चिकित्सक को नहीं चेक कर सकते हैं। ये एक वेल नोन फैक्ट है, एस्टेब्लिश फैक्ट है, एक लॉ है गवर्नमेंट का, वो इसको वायोलेट कर रहे हैं और हम लोग इसको स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में पिछले 36 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण हालात बिगड़ने लगे हैं। यहाँ बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण नदी और नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से जनपद के निचले इलाकों में बसे करीब 1 दर्जन गांवों का मुख्य सड़कों से संपर्क टूट चुका है। जगह जगह सड़कें धंस गई हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि बढ़ते जलस्तर के कारण जर्जर और कच्चे मकान गिरने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के लिए शव को ट्यूब पर बांधकर एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाना पड़ रहा है। इसी क्रम में अचानक नाले में आए उफान के कारण टापू पर फंसे 15 ग्रामीणों को SDRF की मदद से बाहर निकाला गया। इसके अलावा शहरी इलाकों की बात करें तो अत्यधिक बारिश मुसीबत बनी हुई है। जलभराव के कारण पानी घरों से घुसने लगा है। महानगर के कई इलाकों में सड़कें दरिया बन गई हैं और घरों में पानी घुसने लगा है, जिनमें दत्तीय गेट, थापक बाग, मेहंदी बाग और तालपुरा समेत कई इलाके शामिल हैं। जुलाना विधानसभा सीट अचानक से एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। दरअसल यहां से सबसे पहले टिकट देने में कांग्रेस ने बाजी मारी। हरियाणा में बीजेपी की जीत की हैट्रिक रोकने को बेताब कांग्रेस ने विनेश फोगाट को उतारकर बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। इसके बाद बीजेपी ने जुलाना के सियासी एयरपोर्ट से अपना पायलट उतारा। फिर जेजेपी ने मुकाबला दिलचस्प बनाने के लिए अपनी रणनीति का खुलासा किया। इस बीच कांग्रेस ने गठबंधन की संभावना खत्म होने के बाद यहां से आम आदमी पार्टी ने नहले पर दहला चलते हुए कांग्रेस पहलवान के सामने WWE रेसलर को उतार दिया। रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी नहीं रहे। दिल्ली के एम्स में गुरुवार को उनका निधन हो गया। तेज बुखार आने के बाद उन्हें 19 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था। यहां 23 दिन से उनका इलाज चल रहा था। 72 साल के सीपीएम नेता ने हाल ही में मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी करवाया था। सीताराम येचुरी 1974 से स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई में शामिल हुए थे। एक साल बाद उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की सदस्यता ले ली। उन्होंने एक साल 1977 से 1978 के दौरान 3 बार जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया। येचुरी एसएफआई के ऐसे पहले अध्यक्ष थे जो केरल या बंगाल से नहीं थे। सीताराम येचुरी 1984 में सीपीआईएम की केंद्रीय समिति के लिए चुने गए थे। इसी बीच उन्होंने 1986 में एसएफआई छोड़ दी, फिर कांग्रेस के पोलित ब्यूरो के चुने गए। 2005 में वो पश्चिम बंगाल से राज्यसभा पहुंचे। सीताराम येचुरी का जन्म तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 12 अगस्त 1952 में हुआ था। उनकी शुरुआती शिक्षा हैदराबाद में हुई। नई दिल्ली में सेंट स्टीफेंस कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। जेएनयू से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। जेएनयू से उन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए किया। उन्होंने पीएचडी के लिए जेएनयू में एडमिशन लिया था, लेकिन 1975 में इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तारी के कारण वो अपनी थीसिस पूरी नहीं कर पाए। उनकी शादी सीमा चिश्ती से हुई थी। वक्फ बिल पर बनाई गई संसद की संयुक्त समिति बिल की समीक्षा के लिए लगातार बैठकें कर रही है। इसी सिलसिले में पिछले हफ्ते शुक्रवार को समिति ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों को उनकी राय जानने के लिए बुलाया था। बैठक में एएसआई ने एक प्रेजेंटेशन दिया जिसमें कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई के मुताबिक महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित औरंगजेब का मकबरा वक्फ की संपत्ति है। आगरा की जामा मस्जिद भी वक्फ की घोषित की गई है। यही नहीं, कर्नाटक के बीदर का किला और औरंगाबाद के पास स्थित मशहूर दौलताबाद किला भी वक्फ की संपत्ति है। एएसआई ने वक्फ बिल पर संयुक्त समिति को यह जानकारी दी है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर रहीम खान, डीसी शिल्पा शर्मा और अन्य ने बीदर उत्तर के गांव मालेगांव का किया दौरा। किसानों और स्थानीय लोगों से की मुलाकात। कर्नाटक के मांड्या में हुई झड़प पर मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सख्त, कहा कल की घटना नहीं होनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री के खिलाफ अभियोजन की अनुमति देना संविधान का अपमान है। वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी का तर्क। मुख्यमंत्री से इंतजामिया याचिका पर सुनवाई। कर्नाटक के उडुपी जिले के मानव श्रृंखला कार्यक्रम में 1 लाख लोगों के भाग लेने की उम्मीद, बोली जिला कलेक्टर विद्या कुमारी। 23 सितंबर 2024 तक बढ़ाई गई हज यात्रा के लिए आवेदन करने की तारीख। हज कमेटी के वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से भेज सकते हैं आवेदन। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का निधन, सांस लेने में दिक्कत के बाद एम्स में हुए थे एडमिट। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।